आज हम सड़क डिजाइन के एक ऐसे पहलू पर बात करने वाली हैं जिसे हम रोज महसूस तो करते हैं, लेकिन शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जब भी हम गाड़ी से किसी मोड़ पर मुड़ते हैं तो सड़क हल्की सी एक तरफ झुकी हुई क्यों होती है? हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिविल इंजीनियरिंग के एक विस्तृत तकनीकी व्याख्यान से हैं और हम इसी में से कुछ दिलचस्प बातें निकालने वाले हैं। बिल्कुल। और ये उन छिपी हुई इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को सुरक्षित बनाती है। हम उसे सुपर एलिवेशन कहते हैं और ये सिर्फ सड़क को तिरछा करने से कहीं ज्यादा गहरा विज्ञान है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं। जब कोई गाड़ी घुमावदार सड़क पर तेजी से मुड़ती है तो ऐसा क्या होता है कि इंजीनियरों को उसे सड़क पर बनाए रखने के लिए पूरी सड़क को ही एक तरफ झुकाना पड़ जाता है? हमारा मिशन आज यही समझना है कि ये सुपर एलिवेशन आखिर है क्या, ये हमारी सुरक्षा के लिए इतना जरूरी क्यों है और इसे डिजाइन करने में इंजीनियरों के सामने क्या-क्या पहेलियां आती हैं। शुरुआत करते हैं उस एहसास से। कल्पना कीजिए किसी हाईवे पर है, गाड़ी 80-90 की स्पीड पर है और एक बड़ा सा मोड़ आता है। जैसे आप स्टीयरिंग घुमाते हैं आपको महसूस होता है कि कोई चीज आपको बाहर की तरफ धकेल रही है। ये क्या है? ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हिंदी में कहें तो अपकेंद्रीय बल। ये फिजिक्स का एक बहुत ही बेसिक नियम है। अच्छा। जब भी कोई चीज घूमती है तो एक बल उसे घूमने वाले केंद्र से बाहर की ओर धकेलता है। आपकी गाड़ी के साथ भी ठीक यही होता है। और ये बल सिर्फ एक मामूली धक्का नहीं है, इसके दो बहुत बड़े खतरे हैं। क्या है वो खतरे? पहला है गाड़ी का पलटना, जिसे हम ओवरटर्निंग कहते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा हो जाए तो वो गाड़ी को बाहरी पहियों पर उठाकर पलट सकता है, खासतौर पर ऊंची गाड़ियों को जैसे ट्रक या एसयूवी। बिल्कुल। और दूसरा खतरा है गाड़ी का फिसलना या स्किड करना। अगर टायरों की पकड़ सड़क पर कमजोर हो तो ये फोर्स गाड़ी को सीधा सड़क से बाहर धकेल सकता है। लेकिन रुकिए, अगर ये बल इतना ही खतरनाक है तो सामान्य मोड़ पर गाड़ियां हर रोज पलटती या फिसलती क्यों नहीं है? जरूर कोई और चीज भी होगी जो हमें सड़क पर बनाए रखती है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ हमारा पहला रक्षक सामने आता है, घर्षण यानी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन? हाँ, आपके टायरों और सड़क की सतह के बीच की जो पकड़ है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मुकाबला करती है। लेकिन फ्रिक्शन की अपनी सीमाएं हैं। मतलब अगर सड़क गीली हो या टायर पुराने हो। हाँ, या गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा हो तो फ्रिक्शन अकेला काफी नहीं होता। और इसका एक और असर होता है जो मैंने शायद देखा भी है। स्रोत में रटिंग का जिक्र है। ये क्या होता है? हाँ, ये तीसरा प्रभाव है जो सीधे सड़क को नुकसान पहुंचाता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गाड़ी का ज्यादातर वजन बाहरी टायरों पर आ जाता है। समय के साथ इस लगातार दबाव से सड़क का बाहरी किनारा दबने लगता है और वहां गहरे निशान बन जाते हैं। हाँ, आपने पुरानी सड़कों पर अक्सर देखा होगा जहां ट्रकों के चलने से टायरों के लिए एक तरह की नालियां बन जाती हैं। ये वही रटिंग है। अच्छा, तो ये सिर्फ गाड़ी के वजन से नहीं बल्कि इस बाहरी धक्के की वजह से भी होता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन अकेला काफी नहीं है और इसीलिए हमें दूसरे रक्षक की जरूरत पड़ती है, सुपर एलिवेशन। ये सुनने में तो बहुत भारी भरकम शब्द लगता है, लेकिन असल में है क्या? सरल शब्दों में ये सड़क के बाहरी किनारे को अंदरूनी किनारे की तुलना में ऊपर उठाने की प्रक्रिया है, बस। ठीक है। इससे सड़क की सतह पर एक तिरछा ढलान बन जाता है। इसे कैंट या बैंकिंग भी कहा जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण रेसिंग ट्रैक का है, जहां मोड़ बहुत ज्यादा झुके हुए होते हैं। हाँ, ताकि रेस कारें बिना फिसले तेज गति से मुड़ सकें। बिल्कुल। ठीक है, तो सड़क को झुका दिया गया, पर ये उस बाहरी धक्के को संतुलित कैसे करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? क्या ये सिर्फ गाड़ी को एक तरफ झुका देता है? इसका विज्ञान बहुत दिलचस्प है। देखिए, जब सड़क सपाट होती है तो गाड़ी का वजन सीधा नीचे की ओर काम करता है। लेकिन जैसे ही आप सड़क को झुकाते हैं, आप गाड़ी के वजन को ही अपना हथियार बना लेते हैं। उस झुकी हुई सतह पर गाड़ी के वजन का एक हिस्सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के खिलाफ काम करने लगता है, उसे अंदर की ओर धकेलता है। कमाल है। मतलब गाड़ी का अपना वजन ही उसे बाहर फिसलने से बचाने में मदद करने लगता है। बिल्कुल। अब इसे एक तराजू की तरह समझिए। एक पल्ले पर है बाहर की ओर धकेलने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। ये फोर्स दो चीजों पर निर्भर करता है। गाड़ी की स्पीड जितनी ज्यादा होगी और मोड़ जितना तीखा होगा, ये फोर्स उतना ही बढ़ेगा। और दूसरे पल्ले पर है हमारे दो रक्षक। पहला सड़क का झुकाव, जिसे हम तकनीकी भाषा में ई कहते हैं, और दूसरा टायरों का घर्षण, जिसे हम एफ कहते हैं। ई और एफ। हाँ, इंजीनियर का काम बस ये सुनिश्चित करना है कि रक्षकों वाला पल्ला हमेशा भारी रहे। सारा डिजाइन इसी संतुलन का खेल है। एक मिनट, यहाँ स्रोत में एक आंकड़ा दिया गया है जो मुझे बहुत हैरान कर रहा है। इसमें लिखा है कि आमतौर पर फ्रिक्शन का जो अधिकतम मान लिया जाता है F, वो करीब 0.15 होता है,
जबकि सुपर एलिवेशन ई के अधिकतम दर सिर्फ 0.07 के आसपास होते हैं, यानी आधे से भी कम। जी हाँ। ये तो पूरी कहानी ही पलट देता है। मतलब हम इतनी देर से सड़क के झुकाव की इंजीनियरिंग समझ रहे हैं, लेकिन असली हीरो तो टायर और सड़क के बीच का घर्षण है। सड़क का झुकाव तो बस एक सहायक कलाकार की तरह है। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो ज्यादातर लोगों को होता है। सुपर एलिवेशन बहुत जरूरी है, पर यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिर्फ एक हिस्से का बोझ उठाता है। असली और सबसे बड़ी सुरक्षा तो घर्षण से ही मिलती है। अच्छा। और इसीलिए टायर की क्वालिटी, सड़क की सतह का खुरदुरापन और मौसम की स्थिति इतनी ज्यादा मायने रखती है। सुपर एलिवेशन उस सुरक्षा कवच की तरह है जो तब काम आता है जब फ्रिक्शन अकेला पड़ जाए। ये सब सिद्धांत में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि असल सड़कों पर तो हर तरह की गाड़ियां चलती हैं। कोई रेस ट्रैक तो है नहीं। वहाँ एक स्पोर्ट्स कार भी है जो 100 की स्पीड पर है, और उसी मोड़ पर एक भारी लोड किया हुआ ट्रक भी है जो 40 की स्पीड से चल रहा है। इस मिक्स ट्रैफिक का डिजाइन पर क्या असर पड़ता है? और यहीं पर इंजीनियर के लिए असली पहेली शुरू होती है। ये इस विषय का सबसे जटिल और दिलचस्प हिस्सा है। सोचिए, अगर आप सुपर एलिवेशन को तेज रफ्तार कार के हिसाब से डिजाइन करते हैं, यानी सड़क को ज्यादा झुकाते हैं, तो कार तो सुरक्षित निकल जाएगी। लेकिन उस धीमे चलते हुए ट्रक का क्या होगा? उसके साथ क्या दिक्कत होगी? ट्रक की ऊंचाई ज्यादा होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होता है। जब वो धीमी गति से उस ज्यादा झुके हुए मोड़ पर चलेगा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो कम होगा, लेकिन सड़क का झुकाव इतना ज्यादा होगा कि ट्रक का अपना वजन ही उसे अंदर की तरफ खींचकर पलट देगा। ओ तेरी, मतलब तेज कार को बचाने के चक्कर में धीमा ट्रक पलट सकता है। हाँ। और अगर हम ट्रक के हिसाब से डिजाइन करें, यानी सड़क को कम झुकाएं, तो ट्रक तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन अब तेज रफ्तार कार के लिए झुकाव नाकाफी होगा। उसे फिसलने से रोकने का सारा जिम्मा फ्रिक्शन पर आ जाएगा, और अगर किसी भी वजह से फ्रिक्शन कम हुआ, जैसे बारिश हो गई, तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो इंजीनियर के सामने एक पहेली है। एक तरफ है तेज रफ्तार कार जो ज्यादा झुकाव मांग रही है, दूसरी तरफ है एक भारी धीमा ट्रक जिसे कम झुकाव चाहिए ताकि वो अंदर की तरफ ना पलट जाए, और दोनों को एक ही सड़क इस्तेमाल करनी है। ये तो लगभग असंभव लगता है। कोई एक तो हमेशा खतरे में रहेगा। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ कोई परफेक्ट समाधान नहीं है। यहाँ सिर्फ एक सुरक्षित समझौता हो सकता है, एक सेफ कॉम्प्रोमाइज। और इसी समझौते तक पहुंचने के लिए एक बहुत व्यवस्थित 4 चरणों वाली डिजाइन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो क्या है ये प्रक्रिया? इंजीनियर इस पहेली को सुलझाते कैसे हैं? पहला चरण, वे एक शुरुआती गणना करते हैं। इसके लिए वे सड़क की डिजाइन स्पीड, मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा, का 75% लेते हैं। यानी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, और इस स्पीड पर वे ये मानकर सुपर एलिवेशन की गणना करते हैं कि फ्रिक्शन शून्य है, यानी टायर और सड़क के बीच कोई पकड़ नहीं है। एक मिनट, फ्रिक्शन को शून्य क्यों मानते हैं? वो तो हमारा सबसे बड़ा हीरो है। ये एक सेफ्टी मार्जिन बनाने के लिए है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ सड़क का झुकाव ही गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए काफी होना चाहिए, कम से कम 75% स्पीड पर। अच्छा, इससे हम डिजाइन की शुरुआत में ही फ्रिक्शन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहते। ठीक है, ये समझ आया। तो इस गणना से हमें एक शुरुआती झुकाव का मान मिल गया। अगला कदम? दूसरा चरण है जांच। इस गणना से जो भी मान ई मिला है, उसकी तुलना इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा तय की गई अधिकतम सीमाओं से की जाती है। और वो सीमाएं क्या हैं? मैदानी और सामान्य इलाकों के लिए यह सीमा 7% है, पहाड़ी बर्फीले इलाकों के लिए यह 10% है, और शहरी क्षेत्रों में जहां गाड़ियां धीमी चलती हैं, यह सिर्फ 4% है। अगर हमारा गणना किया गया मान इन सीमाओं से ज्यादा आता है, तो हम सीमा वाला मान ही अपनाते हैं। अच्छा, तो इन सीमाओं से ज्यादा झुकाव नहीं दे सकते, चाहे जरूरत कितनी भी हो। और तीसरा चरण? तीसरा चरण एक और जांच है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सुपर एलिवेशन का मान सड़क की न्यूनतम ढलान, जिसे कैम्बर कहते हैं, से कम ना हो। रुकिए, ये कैम्बर शब्द नया है। हमने अब तक सुपर एलिवेशन की बात की जो मोड़ पर होता है। ये कैम्बर क्या है, और ये सीधी सड़क पर भी होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूजन बहुत आम है। कैम्बर सीधी सड़क पर होता है। सीधी सड़क पर? हाँ। आपने ध्यान दिया होगा कि सीधी सड़क भी पूरी तरह सपाट नहीं होती, वो बीच में से थोड़ी उठी भी होती है, एक ताज की तरह। ये इसलिए होता है ताकि बारिश का पानी सड़क पर जमा ना हो, बल्कि दोनों तरफ बहकर नालियों में चला जाए। ओह, पानी की निकासी के लिए। सही।
तो कैम्बर का काम है पानी की निकासी, जबकि सुपर एलिवेशन का काम है मोड़ पर सुरक्षा। डिजाइन की चुनौती ये है कि जब सीधी सड़क मोड़ में बदलती है तो इस कैम्बर को धीरे धीरे खत्म करके सुपर एलिवेशन में बदलना पड़ता है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, तो हमने एक शुरुआती झुकाव तय कर लिया, ये भी देख लिया कि वो लिमिट के अंदर है और कैम्बर से ज्यादा है। क्या अब डिजाइन फाइनल हो गया या कोई आखिरी सुरक्षा जांच बाकी है? अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चौथा चरण, असली परीक्षा। इसे फ्रिक्शन के लिए जांच कहते हैं। अब हम वापस अपने तराजू वाले समीकरण पर जाते हैं। हम ये देखते हैं कि जो सुपर एलिवेशन ई हमने तय किया है, उसके साथ पूरी डिजाइन स्पीड पर गाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए कितने फ्रिक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अगर जरूरी फ्रिक्शन का मान 0.15 से कम आता है तो डिजाइन पास हो जाता है। इसका मतलब है कि हमारे टायर और सड़क के बीच की सामान्य पकड़ काफी है। और अगर ये 0.15 से ज्यादा आता है मतलब डिजाइन फेल? बिल्कुल। अगर गणना यह दिखाए कि गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए 0.15 से ज्यादा फ्रिक्शन की जरूरत है तो डिजाइन असुरक्षित माना जाता है, क्योंकि हम ये मानकर नहीं चल सकते कि हर स्थिति में इतनी अच्छी पकड़ मिलेगी। तो अगर डिजाइन इस आखिरी परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या विकल्प है? क्या पूरी सड़क को फिर से डिजाइन करना पड़ता है? उस स्थिति में इंजीनियर के पास दो मुख्य रास्ते होते हैं। पहला, जो सबसे आम है, वो है उस मोड़ पर गति सीमा को कम कर देना। डिजाइन स्पीड को 100 से घटाकर 80 या 60 कर दिया जाता है और वहां चेतावनी वाले साइन बोर्ड या स्पीड ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, ताकि ड्राइवर अपनी गति कम कर ले। हाँ। लेकिन अगर वो एक बड़ा एक्सप्रेसवे हो जहां गति कम करना संभव ना हो, तब दूसरा विकल्प आता है जो बहुत महंगा और मुश्किल है। वो है मोड़ की ज्यामिति को ही बदल देना, यानी मोड़ की त्रिज्या, रेडियस को बढ़ाना। मोड़ को और खुला बनाना। सही। एक कम तीखा, ज्यादा खुला हुआ मोड़ कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करता है, लेकिन इसके लिए ज्यादा जमीन का अधिग्रहण करना पड़ता है, जो हमेशा संभव नहीं होता। ये प्रक्रिया कागज पर तो बहुत फूल प्रूफ लगती है, लेकिन क्या असल दुनिया में ये हमेशा काम करती है? क्या कभी ऐसा नहीं होता कि सारी गणना सही होने के बावजूद कोई मोड़ खतरनाक महसूस होता है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये डिजाइन कई मान्यताओं पर आधारित है। एक औसत गाड़ी, सूखे मौसम की स्थिति, अच्छे टायर, असल दुनिया में इनमें से कुछ भी बदल सकता है। इसीलिए सड़क पर लगे चेतावनी संकेत और गति सीमाएं सिर्फ सुझाव नहीं हैं, वे उस डिजाइन की सीमाओं को दर्शाते हैं। ये तो हुई डिजाइन की बात। अब जमीन पर इसे कैसे बनाया जाता है? मुझे ये समझना है कि एक सीधी सड़क जो बीच से उठी हुई है, यानी जिसमें कैम्बर है, वो एक पूरी तरह से एक तरफ झुकी हुई सुपर एलिवेटेड सड़क में कैसे बदलती है? ये बदलाव अचानक तो नहीं हो सकता। नहीं, ये बहुत धीरे धीरे और एक तय लंबाई में किया जाता है, जिसे ट्रांजिशन लेंथ कहते हैं। ये 2 चरणों में होता है। पहला चरण है कैम्बर का खात्मा। सीधी सड़क के ताज को धीरे धीरे खत्म करके सड़क को एक बिंदु पर पूरी तरह समतल बनाया जाता है। अच्छा, पहले फ्लैट करते हैं। हाँ, इसके भी 2 तरीके हैं। या तो बाहरी किनारे को सड़क के केंद्र के चारों ओर घुमाकर ऊपर उठाया जाए, या फिर पूरे क्राउन को ही धीरे धीरे बाहर की ओर शिफ्ट किया जाए। और इन दोनों तरीकों में क्या फर्क है व्यवहारिक रूप से? मुख्य फर्क पानी की निकासी का है। जब आप बाहरी किनारे को ऊपर उठाते हैं तो कुछ देर के लिए सड़क का वो हिस्सा लगभग सपाट हो जाता है। अगर उस वक्त बारिश हो जाए तो वहां पानी जमा हो सकता है। दूसरे तरीके में ढलान बनी रहती है, लेकिन सड़क का एक हिस्सा कुछ देर के लिए ज्यादा ढलान वाला हो जाता है। ठीक है, तो सड़क समतल हो गई। अब दूसरे चरण में उसे झुकाया जाता है। हाँ, दूसरे चरण में सुपर एलिवेशन का परिचय होता है। अब उस समतल बिंदु से सड़क को धीरे धीरे जरूरी सुपर एलिवेशन तक झुकाया जाता है। यह भी 2 तरीकों से हो सकता है। एक, सड़क को उसकी सेंटर लाइन के चारों ओर घुमाया जाए, जिसमें आधा हिस्सा नीचे जाता है और आधा ऊपर। इससे मिट्टी का काम बराबर हो जाता होगा? बिल्कुल। इसमें मिट्टी की कटाई और भराई बराबर होती है, इसलिए लागत कम आती है। दूसरा तरीका है अंदरूनी किनारे को स्थिर रखकर सिर्फ बाहरी किनारे को ऊपर उठाया जाए। इसमें ज्यादा मिट्टी भरनी पड़ती है, इसलिए लागत ज्यादा होती है, लेकिन ये जल निकासी के लिए बेहतर माना जाता है। तो सुपर एलिवेशन सिर्फ सड़क को झुकाना नहीं है, ये फिजिक्स, सड़क की सतह और वास्तविक दुनिया के ट्रैफिक की पहेली के बीच एक बहुत ही जटिल संतुलन है। ये सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गणना और जांच की एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जिसमें हर कदम पर समझौते करने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। ये इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां कई परस्पर विरोधी जरूरतों के बीच सबसे सुरक्षित और व्यावहारिक समाधान खोजना पड़ता है।
ये दिखाता है कि एक साधारण दिखने वाले सड़क के मोड़ के पीछे कितनी गहरी सोच और विज्ञान छुपा है। तो अब जब हम किसी घुमावदार सड़क पर गाड़ी चलाएंगे तो हमें पता होगा कि उस झुकाव के पीछे इंजीनियरों ने कितनी बड़ी पहेली सुलझाई है। और अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाता हूँ। स्रोत में यह भी बताया गया है कि कुछ जगहों पर, जैसे कि चौराहों पर या बहुत बड़े खुले घुमावों पर, सुपर एलिवेशन देना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता। अच्छा, तो वहाँ क्या करते हैं? ऐसी स्थितियों में सुरक्षा लगभग पूरी तरह से घर्षण और वाहन की गति को नियंत्रित करने पर निर्भर करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सड़क डिजाइन अक्सर बाधाओं का प्रबंधन करने और हर स्थिति में सबसे सुरक्षित संभव समझौता करने के बारे में है। और अंत में सबसे बड़ा सुरक्षा फीचर ड्राइवर खुद होता है।